जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। मैं राम निवास स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं क्लास 10th की विज्ञान तथा मैथ की वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो एक बेहतरीन और इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पर दबा देना है, जिससे कि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आप एक बेहतरीन 2024 के लिए 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे क्लास 10th की विज्ञान, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे अम्ल क्षारक एवं लवण की। तो बच्चों, इसके अंदर मैंने 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं। वहां से जाकर के आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और सुंदर से नोट बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज के अंदर हम पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ लिख रखा है कि अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वो रासायनिक गुणधर्म एक प्रकार से हमारी अभिक्रियाएं ही होती हैं। और इन अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। अम्लों की क्रिया किस किस से होगी और उसके होने के साथ में क्या प्रोडक्ट नया बनेगा, यानी कि क्या चीज हमें मिलेगी। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे इस बोर्ड पर हमने कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है? अम्ल अम्ल अम्ल, है ना। आपको एक तरफ क्या आ रहा है? अम्ल नजर आ रहा है। तो मैंने यहाँ हेडिंग ही डाली है कि अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो बेटे, इसके अंदर अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं कि अम्ल पहला क्या है। देखिए, अम्ल अम्ल क्या करता है, यानी जब अम्ल कोई भी धातु से क्रिया करता है। देखिए, अगर आप अम्ल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैंने अम्ल क्या होता है पहली वीडियो में मैंने बताया है। और पहली वीडियो में ये भी बताया कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, वो भी बताया है। ठीक है, पहले आप फर्स्ट वीडियो को वॉच करिए, फर्स्ट वीडियो को देख के आइए, फिर यहाँ पे आप आइए, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हमारे पास अम्ल है। अब इस क्रिया की देखिए, अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। अम्ल पहले धातु से क्रिया करेगा, यही रासायनिक क्रिया में आता है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा, फिर अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा, अम्ल धातु वाई कार्बोनेट, या फिर आप इसको धातु वाई हाइड्रोजन, है ना। धातु वाई तो लिखा है, लेकिन धातु वाई कार्बोनेट को हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो मैंने यहां इंग्लिश में लिख दिया है। क्या बोलेंगे इसको? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, बाई कार्बोनेट को। तो चलिए, सबसे पहले अम्ल धातु से क्रिया, यानी ये सब की जो क्रियाएं हैं वो क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? अम्ल के रासायनिक गुणधर्म भी कहलाएंगे। तो हमें रासायनिक गुणधर्म के अंदर क्या पढ़ना है? इन रिएक्शन को पढ़ना है। ये रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला अम्ल है। और अम्ल जब भी किसी धातु से क्रिया करता है, तो अम्ल और धातु जब क्रिया करेगा तो आपको क्या मिलेगा? लवण मिलेगा। ठीक है, और लवण के साथ साथ में आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि ये चीज को आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अम्ल जैसे ही धातु से क्रिया करेगा तो आपको 2 चीज मिलेंगी, एक तो लवण मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। दूसरा है हमारे पास अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। चलिए, अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है, इसको समझते हैं। देखिए, अम्ल जैसे ही धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो उस कंडीशन में हमारे पास अम्ल
ठीक है, देखो अम्ल जैसे ही क्रिया करेगा किससे, धात्विक ऑक्साइड से, तो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करने के दौरान लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। यानी कि दोनों कंडीशन में क्या बनने वाला है, लवण और जल ही प्राप्त होता है। तो चलिए यहां पर भी देखेंगे क्या मिला, लवण और जल मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, जल। ऊपर वाले में क्या मिला, धातु अम्ल से क्रिया करेगा लवण हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और अम्ल अगर धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है बेटा तो लवण बनेगा और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, जल प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है अम्ल और धातु कार्बोनेट, क्या बोला है, अम्ल की क्रिया और धातु कार्बोनेट के साथ होती है तो क्या दिखाई देता है। तो देखो इसमें तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो आपको लवण मिलेगा। अब जब उसने कार्बोनेट की बात की है तो कार्बोनेट का मतलब इसके अंदर से CO2 भी मिलेगा। ठीक है, और तीसरी चीज इसके अंदर जो मिलने वाली है वो हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हो, यानी कि इसके अंदर आप इस हाइड्रोजन को H2 भी यहां भी लिख सकते हो और इसके लिए आप H2O लिख सकते हो। यानी कि यहां हाइड्रोजन गैस मिलेगी और यहां पर जल बनेगा और दोनों में लवण तो बनेगा ही बनेगा। नंबर 3 पे था हमारा अम्ल धातु कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो दो चीजें मिलती हैं, ये मुख्य रूप से, और हाइड्रोजन गैस तो बनती है। तीन चीजें हैं मुख्य रूप से, कहने का मतलब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या, लवण बनेगा और CO2 गैस बनेगी। ठीक है, और क्या बनेगा, आपको जल मिलेगा। क्या मिलेगा, जल, H2O। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, H2O मिलेगा। चलिए अब अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो सेम दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। यानी यहां पर भी क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, CO2 गैस मिलेगी और साथ ही साथ में जल यानी कि H2O का निर्माण होगा। तो दोनों, चाहे तो वो बाइकार्बोनेट हो या फिर बेटा खाली कार्बोनेट हो। ठीक है, धातु का रूप कैसा होगा, कार्बोनेट का या फिर बाइकार्बोनेट का, तो दोनों कंडीशनों में क्या मिलने वाला है, CO2 और जल मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। कह रहा है अम्ल और क्षारक की क्रिया। जैसे ही अम्ल अगर क्षारक से क्रिया करता है, ठीक है, क्या करता है, अम्ल यदि क्षारक के साथ क्रिया करता है तो इस कंडीशन में भी हमें लवण और जल प्राप्त होता है, लवण प्लस जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतनी कहानी क्लियर है। यानी कि हमने ये जो देखा है वो क्या है, ये सब अम्ल के, किसके हैं, अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अम्ल की रासायनिक गुणधर्म के अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना है, और यही रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो मैंने पहला देखा, अम्ल धातु से क्रिया करेगा, लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा, तीन चीजें बनेंगी, क्या क्या बनेगा, लवण बनेगा, CO2 बनेगा और साथ ही साथ में आपका जल निकलेगा। चलिए इधर अम्ल की बात करें और अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से हो जब क्रिया होगी तो लवण, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि जल बनेगा। अम्ल और क्षारक की बात करें तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। ठीक है, अब देखिए इनकी अगर हम एक एक एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहां पे अम्ल और धातु की क्रिया है। ठीक है, मैं कोई अम्ल ले रहा हूं, जैसे मैंने कोई अम्ल ले लिया HCl और कोई धातु मान लो उठा ली मैंने सोडियम। ठीक है, अब इन दोनों की क्रिया कराई, ठीक करा देते हैं। चलिए यहां से क्या होगा, यहां से जो हाइड्रोजन है ये टूट जाएगा, टूट गया, और यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहां से क्या बनाना है आपको, हाइड्रोजन गैस बनाना है। और ये NaCl किससे क्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, एक रिएक्शन हमारी हो गई किसकी, अम्ल की धातु से क्रिया। ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, और ये क्या है, इधर का धातु है। ठीक है, तो ये बना क्या, NaCl, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इधर क्या बना आपका, ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी। तो इसका उदाहरण ये हो गया आपका। अब अम्ल देखिए कोई सा भी हो सकता है, आप HCl ले लो, H2SO4 ले लो, जो मर्जी हो आपको वो ले लो। चलिए एक और बताते हैं, जैसे हमने मान लो यहाँ पे H2SO4 लिया, ये भी सोडियम से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और सोडियम से क्रिया करने के दौरान क्या बनेगा, हमने कहा हाइड्रोजन गैस बनेगी, चाहे वो अम्ल कोई सा भी सही। तो यहाँ पर भी आपको क्या बनाना है, हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो देखो दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, जगह कम है इसलिए इसको मिटा दिया। H2SO4 की क्रिया किससे करानी है, मुझे किसी धातु से करानी है, मान लो सोडियम हो, सोडियम की जगह पे आप पोटेशियम ले सकते हो, पोटेशियम की जगह पे आप जिंक ले सकते हो, जिंक की जगह पे आप कोई भी और ले सकते हो, ठीक है। और अम्ल भी कोई सी भी ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, ठीक है, HNO3 ले सकते हो, HCl ले सकते हो, जो मर्जी वो ले सकते हो, लेकिन सभी कंडीशन में क्या बनेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगी। बस पहले आपको हाइड्रोजन गैस निकालनी है। अब H2 निकाल दिया, यानी कि ये चीज पूरी निकल गई। बचा क्या, अगर मान लो मैं सोडियम के साथ करा रहा हूं क्रिया, इसकी किसके साथ करा रहा हूं, सोडियम के साथ, तो सोडियम और सल्फेट यानी कि यहां बन जाएगा Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फार्मूला कैसे बना दिया, तो देखो मैं यहीं पे थोड़ा हिंट कर रहा हूं। जैसे इसकी वैलेंसियां याद होनी चाहिए, SO4 की कितनी वैलेंसी होती है, -2, और Na की वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की, +1। अब इस वैलेंसी को यहां लगाना है, इस वैलेंसी को लगा के यहां लगाना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि धात्विक वाले धातु जो भी होता है उसको पहले और अधातु वाली चीज को बाद में। तो धातु हमारे पास क्या है, सोडियम, ये हमारा Na2 पहले आएगा और SO4 बाद में आएगा। तो ये चीज यानी कि यहाँ पे जो ये चीज हमने बनाई है Na2SO4, ये जो लवड़ है, ये जो लवड़ बना है वो कैसे बना, तो आपको यहाँ पे मैंने इस चीज को समझाया कि ये इस तरीके से यहाँ पर सोडियम सल्फेट का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिएक्शन को समझ चुके होंगे कि किसी भी अम्ल की जब धातु से क्रिया होती है, मान सपोज करो कि मैं K से करा था इसकी, तो यहाँ हाइड्रोजन तो बनती, बस यहाँ जहां सोडियम आ रखा है यहाँ पे आपका K आ जाता। अगर मैं जिंक से कराता तो यहाँ पे Zn आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कोई भी धातु हो और कोई भी अम्ल हो, अगर वो आपस में रिएक्शन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो ध्यान रखना लवड़ बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये क्या है, हमारा लवड़ है, और इस लवड़ का जो नाम है वो क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट नाम है इसका, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल को। यहां पे दे रखा है अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, जैसे मैंने फिर से HCl ले लिया। धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसी धातु जिसके साथ में क्या हो, ऑक्सीजन हो, उसको हम क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई अम्ल है और इसका नाम है हमारे पास HCl, और इसकी किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करा देता हूं। धात्विक ऑक्साइड का मान लो मेरे पास कैल्शियम है और कैल्शियम के साथ में क्या लगा है, O, तो इसका मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। केवल क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। आप इसको ऐसे ना लिख के आप इसको धातु को, ऑक्साइड को पहले लिख सकते हो, प्लस HCl आप बाद में लिख सकते हो। क्या बनेगा देखते हैं। देखिए यहां से जो कैल्शियम ऑक्साइड है, सबसे पहले हमने देख लो जरा क्या बोला है कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया होने पर क्या बनता है, लवण, ठीक है। यहां साथ साथ में आपको क्या बनाना है, जल। तो आप इस पे ज्यादा ध्यान करेंगे, यहाँ इस पे ज्यादा ध्यान करेंगे, यहाँ इस पे और इस पे ध्यान करेंगे, इस पे और इस पे, ठीक है। यहाँ ज्यादा ध्यान देना है और रिएक्शन आपकी बन जाएगी। लवड़ पे ध्यान नहीं देना, लवड़ खुद ब खुद बन जाएगा। बस इन चीजों पे ध्यान देना कि क्या क्या बन रहा है। तो मैंने कहा कि किसी भी धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से होती है या अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से होती है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, लवड़ बनेगा और जल बनेगा। तो सबसे पहले आप H2O का फार्मूला जानते हो, मतलब जल है तो जल का फार्मूला H2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहां से निकाला H2 और O, यानी कि यहां से ये टूटा और ये दोनों चीजें कहां हो गई, यहाँ H2O बना लिए।
बचा क्या, Ca और Cl। अब CaCl का फार्मूला कैसे बनाना है, देखो CaCl, Ca के ऊपर जो वैलेंसी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है +2, और Cl के ऊपर -1, Ca के ऊपर +2, उसके ऊपर, अब इसकी वैलेंसी यहां लाओ, इसकी वैलेंसी यहां लाओ, फार्मूला क्या बना, फार्मूला बना CaCl2, ठीक है, क्या बना CaCl2। अब ये बैलेंस नहीं होगी तो बैलेंस कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे बैलेंस, हमें दिख रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, सबसे पहले गैस वाली चीज को संतुलित करते हैं, तो हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास कितनी है, 1 है, तो इस HCl के आगे क्या करेंगे, आप 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन बन गया, और Cl भी 2 हो गया, H2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। तो आई होप आपको ये भी रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जल बनाएगा, तो मुझे जल पहले बना देना है, बाद बाकी जो इधर से बचा है उनकी क्रिया करके यहाँ जो बनेगा उसको हम लवण कहेंगे। तो ये क्या है, हमारा एक लवण है, और इस लवण का जो नाम है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, क्या नाम है, कैल्शियम क्लोराइड इसका नाम है बच्चों, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना, और इसको तो आप जानते ही हैं, इसको क्या कहते हैं, जल कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम समझते हैं अपने तीसरे नंबर पे अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट की क्रिया, यानी कि अम्ल की और धातु कार्बोनेट से क्रिया किस तरह होती है और वो क्या क्या बनाते हैं। देखिए यहां मेरे पास क्या है, मेरे पास है धातु कार्बोनेट, ठीक है, अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट की क्रिया करानी है। समझो पहले कि धातु कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, इस चीज पे ध्यान देना है, फिर आगे चलना है। देखिए कोई भी धातु, पहले धातु कार्बोनेट को समझिए, कोई भी धातु जिसके साथ में CO3 ऐड हो, यानी कि इन दोनों को मिला दो। धातु का मतलब हुआ कि जैसे यहां पर मान लो मेरे पास कॉपर है, जिंक है, पोटेशियम है, सोडियम है, अगर मैं इनकी सबकी इससे क्रिया कराता जाऊं, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, ठीक है, यानी कि -2 वैलेंसी होती है। यहां देखो कॉपर की +2, जिंक की +2, पोटेशियम की 1, सोडियम की 1। अब इसको पहले समझो कि कॉपर कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट का मतलब क्या है। धातु का मतलब कोई भी धातु ले लो, पोटेशियम, जिंक, है ना, और सोडियम या कॉपर या फिर आपका एल्युमिनियम, जो चाहे कोई भी धातु लो, और उसकी क्रिया यदि कार्बोनेट से करा दी जाती है तो कार्बोनेट से जो क्रिया होती है तो वो धातु कार्बोनेट का रूप धारण कर लेता है। चलिए तो यहाँ पे मैं कुछ बता रहा, जैसे कॉपर +2 और CO3। अब यहाँ पे देखिए जरा, Cu+2 और +CO3, तो ये दोनों जब बराबर हैं तो इसको काट सकते हैं और CuCO3 बन गया, यानी इसी को हम कहेंगे धातु कार्बोनेट। यानी कि ये जो पद है ना CO3, इसके अंदर जो ये है ना CO3, ये क्या है, कार्बोनेट है, और Cu क्या है, धातु है। तो बताओ धातु कार्बोनेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्या हमारी पास क्रिया अगली है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब मेरे पास क्या है, कोई अम्ल, जैसे मानते हैं हम HCl ही ले लेते हैं क्योंकि ये सरल पड़ता है समझाने में और अच्छे से आप जी समझ भी जाते हैं जी तरीके से। HCl लो और कोई भी ले लो, आप लेना अम्ल ही है। अब यहाँ पे देखिए धातु कार्बोनेट, मैंने कहा धातु के संग कार्बोनेट। जैसे मैं मान के चलता हूं कि मान लो सोडियम कार्बोनेट ले लिया। अब सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na की +1 और CO3 की -2, तो ये -2 इधर और +1 का इधर, सूत्र बना Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से जैसे ही क्रिया करेगा। अब बस हमें शर्त क्या रखनी है, मेरे पास शर्त देखिए, धातु कार्बोनेट से जब क्रिया होती है तो जल बनता है और क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। तो चलो पीछे से बना के लाते हैं। यहाँ पे तो आप H2O बना दिया, जल प्लस लगा लिया, CO2 बना दिया। अब जो लवण बचा, यहाँ जो लवण है ना, लवण का मतलब यहां से देखिए, यहां से तो हाइड्रोजन टूटा होगा, Cl अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। यहां से क्या टूटा होगा, यहां से देखो Na2 टूटेगा, तो Na और Cl मिलके तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, ठीक है।
तो एक ऑक्सीजन इसमें का, और यहाँ ये 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी कि एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है कहने का मतलब। तो इस जल बनाएगा, तो जल का मतलब है कि एक ऑक्सीजन इसमें निकल गया और 2 ऑक्सीजन जो थे वो सी के संग में O2 यानी CO2 रह गया। CO3 था, O में 3 में से एक O जो है इस हाइड्रोजन के साथ निकल के H2O बना लिया, एक CO3 CO2 यहां बच गया। अब Na की Cl से जब इसकी अब क्रिया करेगा ये दोनों, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका NaCl। ठीक है, क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अब इसको क्या करना है, आपको बैलेंस कर देना है। देखो जरा, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन 2 करने के लिए आप 2 से इधर क्या करोगे, गुणा। जैसे आपने 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन के साथ साथ क्या हुआ, इस Cl में भी 2 से गुणा हो गया। जब Cl 2 हो गया तो इधर Cl 1 है, तो इसका मतलब इधर 2 से गुणा करेंगे। जब इधर 2 से गुणा हो गया तो Na तो बेटा कितना हुआ, 2 हो गया, और Na ऑलरेडी हमारा यहाँ पे कितना है, 2 है। CO C 1 है, O 3 है, तो 2 और 1 मिलके 3 है, यानी कि ये समीकरण हमारी अब बैलेंस है। तो ये इस तरीके से हम किसी भी अम्ल की यदि धातु कार्बोनेट से क्रिया करवा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाना है। बाद बाकी जो बच्चा है आप यहां लिख दीजिए आंखें बंद करके, और ध्यान रखना इसी को हम क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे। तो इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, इसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। चलिए आते हैं, मैं अपना अगला रिएक्शन क्या है, देखिए अम्ल की धातु वाई कार्बोनेट से क्रिया। देखिए कार्बोनेट से का ये मतलब बड़ा भाई समझ लीजिए, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन को बाई बोला जाता है, तो हाइड्रोजन का मतलब इसमें H और शामिल होगा, यानी कि जो यहाँ पे सोडियम यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, यहां पर H और बढ़ जाएगा। चलो मैं इसी को ले ले रहा हूं एग्जाम्पल को, HCl प्लस यहां पर क्या है आपका Na, और कोई भी इसी का मान लो NaH। अब देखो O2 है ना, तो यहाँ पे H जोड़ेगा और यहाँ पे CO3 रहेगा। तो इसकी अगर मैं क्रिया करा रहा हूं तो सेम प्रोसेस ही रहेगा, इसमें भी CO2 बनेगा और जल बनेगा। तो जल निकाल दो प्लस CO2 निकाल दो। अब बचा क्या, देखो Na बचा और Cl बचा, तो इस कंडीशन में भी NaCl बचा। यहां बैलेंस करने की क्या आवश्यकता है, जरा नजर डालते हैं। हाइड्रोजन 2 है, 1 और 2 कुल मिला के हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। C1 है, O3 है, C1 O3 बराबर है। Na1 है, Na1 है, क्लियर है। Cl1 है, Cl1 है, यानी कि ये बैलेंस करने की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है ना। तो हम अब समझ चुके हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, तो इस तरीके से क्रिया करके CO2 और H2O बनाता है। फिर अम्ल वही धातु वाई कार्बोनेट बोलो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है, तो भी सेम CO2 और जल बनाता है। अब हमारा लास्ट है, वो है अम्ल और क्षारक की क्रिया। तो देखते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया कैसे करते हैं। देखिएगा, यहां जो अम्ल लिखा हुआ है और जो क्षारक लिखा हुआ है, जब अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं ना, तो इसमें लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। मेरे पास कोई अम्ल है, जैसे इसकी क्रिया देख रहे हैं हम, कोई अम्ल है HCl, कोई भी क्षारक ले लीजिए। अब क्षारक का मतलब जिसके अंदर OH आयन उपस्थित हो, ध्यान से समझना, ये क्या है, क्षारक की पहचान है बेटा। अगर जिसके अंदर किसी के H प्लस आयन होते हैं तो वो बेटे अम्ल बन जाता है, ठीक है, वो अम्ल है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि H प्लस आयन जिसके अंदर है वो अम्लीय है, और OH माइनस जिसके अंदर है वो क्षारीय है। तो मुझे यहां पर क्या लेना है, कोई भी क्षारकीय धातु लेना है, और क्षारकीय धातु मान लो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, ठीक है। इस तरीके की हम कोई भी एक रिएक्शन ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जैसे NaOH ले लिया। अब ये NaOH जब क्रिया करेगा तो इस कंडीशन में हमने लिख रखा लवण और जल बनाएगा। तो चलो सबसे पहले जल का मतलब H2O बनेगा, तो यहां पर भी हमें क्या बनाना है, H2O बनाना है, प्लस इसके बाद में H और एक H और ये निकल गया, यानी कि ये चीज इतनी और इसके साथ में ये चीज निकल गई। अब बचा क्या, NaCl,
ठीक है, ये बचा प्लस H2O। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अम्ल की जो रासायनिक गुणधर्म है उनकी चर्चा किया, उनके बारे में देखा, उनको समझा कि किस तरीके से अम्ल धातु से क्रिया करता है, किस तरह से अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है, और किस तरह से अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, एंड किस तरह से अम्ल जो होता है वो धातु बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है, और लास्ट में अम्ल क्षारक से कैसे क्रिया करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझ चुके हैं। तो देखिए यहां पे अम्ल और क्षारक की परस्पर जो क्रिया के दौरान लवण या जल जो बनता है, तो इसी को बेटा हम उदासीनीकरण क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहीं से परिभाषा बना देनी है, रट्टा नहीं मारना, कि जब अम्ल तथा क्षार यानी कि ऐसी रिएक्शन बे अभिक्रियाएं या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है पूछता है, तो हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसके अंदर अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया के दौरान क्या करते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया। जब अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके जल तथा लवण का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम ये मैंने एक एक एग्जाम्पल सभी का समझ लिया। ठीक है, इस तरह से आप अन्य एग्जाम्पल भी बना सकते हो, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपको इक्वेशन को या फिर जो भी हमारी रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन को अगर कह दिया जाए कि संतुलित करिए, क्योंकि संतुलित करी हुई नहीं देती है, आप रट नहीं सकते हो। संतुलित करने का तरीका भी आना चाहिए कि संतुलित कैसे करते हैं। जिधर परमाणु कम होंगे उधर उस अणु के आगे गुणा करके हम परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं, और इसको हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानते हैं। तो यहां तक हमारी बात क्लियर हुई। आज हमने इसके अंदर अब तक जो सीखा है वो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ा है। सिर्फ अम्ल के रासायनिक गुण की बात हुई है। अम्ल के रासायनिक गुण का मतलब हुआ कि इनकी क्रिया देखी हमने। क्या देखी? तो देखिए अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद कैसे रखना है। इसको याद रखने का जो तरीका है, किस तरीके से याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि किस किस क्रिया में जल बनता है। देखिए इसके अंदर आपको 3 मिलेंगी, 3 रिएक्शन ऐसी हैं, 4 कि जिसके अंदर जल बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहां से देखेंगे, अगर यहां से देखें तो यहां पे धा और आ यानी कि अम्ल और धातु ऑक्साइड से। ठीक है, तो धातु और यानी कि अम्ल को ले लो आप, किसको ले लो? अम्ल को। अम्ल की क्रिया यदि किससे होती है? धातु से या फिर धात्विक ऑक्साइड से। ठीक है, नहीं जल की बात हो रही ना, तो अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से या फिर धातु कार्बोनेट से या धातु बाई कार्बोनेट से या फिर क्षारक से। तो पहले खाली ये समझते हैं कि जल का निर्माण किसमें होता है? लवण का। तो यदि अम्ल की क्रिया जब आपकी धात्विक ऑक्साइड से, क्या बोल रहा है? धात्विक ऑक्साइड से होगी, या फिर आपकी क्रिया धातु अम्ल की क्षारक से होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो क्या करेंगे, ये बनाते हैं जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का। ठीक है, तो इस कंडीशन में जल बनेगा और प्लस लवण बनेगा। ठीक, अब 2 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें CO2 भी बनता है। एक तो धातु कार्बोनेट है और एक धातु वाई कार्बोनेट है, और ये अगर दोनों अम्ल से क्रिया करते हैं तो इस कंडीशन में आपको लवण तो बनेगा ही बनेगा। इसमें चाहे लवण के पीछे जल लिख लीजिए, तो यहां लवण तो बनेगा ही, लेकिन इसके उपरांत एक प्रोडक्ट और बनेगा CO2, और उसके बाद बनेगा जल।
ठीक है, ये दोनों में बनेगा, धातु हो चाहे वो धातु बाई कार्बोनेट हो। नहीं, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराओगे तो उस कंडीशन में आपका खाली जल तथा लवण बनेगा। अम्ल की धातु से क्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा क्लियर हुआ। देखिए अब हम थोड़े सा और इसके साथ में समझते हैं कि किस तरीके से ये क्रिया करता है। हमने पहला जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जब आप अम्ल की क्रिया, ठीक है, क्या पढ़ा था, अम्ल की क्रिया यदि आप धातु से कराते हो तो इस कंडीशन में लवण बनता है और साथ ही साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन गैस का अगर मैं टेस्ट करवा दूं या परीक्षण पूछ ले या फिर आपसे पॉप टेस्ट पूछे, यानी कि हाइड्रोजन गैस की जांच पूछ सकता है, हाइड्रोजन गैस की जांच, ठीक है, या इसी को हम पॉप टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसका अगर टेस्ट करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं है तो इसको देखिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि जिस नली में आप हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी कि जिससे अम्ल की जब धातु से आप क्रिया करा रहे होगे तो उस कंडीशन में आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जो हाइड्रोजन जो गैस होती है उस हाइड्रोजन गैस के पास, उस हाइड्रोजन गैस के पास यदि आप एक जलती हुई मोमबत्ती को, यदि आप एक जलती हुई मोमबत्ती को उस परख नली के पास जिसमें हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस वाली परख नली के पास ले जाते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस के पास यदि आप एक जलती हुई मोमबत्ती हाइड्रोजन गैस वाली परख नली के पास ले जाते हैं तो ये क्या करता है, तो ये पॉप की ध्वनि, पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करेगा, उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस विधि का या फिर इस टेस्ट का, है ना, तो इस टेस्ट का हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, समझ गए बात को, कि अगर आपको पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की जांच कैसे करेंगे आप, हाइड्रोजन की जांच क्या है, तो यानी कि जैसे किसी हम अम्ल की धातु से क्रिया करा रहे हैं तो उस कंडीशन में जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो आप एक मोमबत्ती को जलाइए और उस मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को आप हाइड्रोजन गैस के जैसे ही पास ले जाएंगे तो उस हाइड्रोजन गैस में मोमबत्ती पॉप की आवाज करेगी और वो बुझ जाएगी। ठीक है, या पॉप के साथ जलती रहेगी थोड़ी बहुत देर। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस की जांच, यानी कि हाइड्रोजन गैस होगी तो पॉप की आवाज करेगी, अगर वही CO2 गैस होगी तो वो बुदबुदाहट की आवाज करेगी, है ना। तो यहां पर आपको हाइड्रोजन गैस की जांच के बारे में पता हुआ। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम HCl की क्रिया किससे कराते थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते थे, तो उस कंडीशन में हमारे पास NaCl, CO2 तथा जल का निर्माण होता है।
तो इसी के साथ में हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पढ़ लिया। अब हम सीखेंगे कि चूने का जो पानी होता है उसका टेस्ट। ठीक है, तो ये भी एक पूछता है कि आप चूना जो होता है, जो व्हाइट वॉश करने के, दीवार पे सफेदी करने के काम आता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो चूने के अगर हम टेस्ट की बात करें, चूने के पानी के टेस्ट, चूने के नहीं, चूने के पानी के टेस्ट, पानी का टेस्ट। अब देखिए इस चूने के पानी का टेस्ट कैसे होगा, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है, बट कुछ एनसीईआरटी से थोड़ा हट के भी समझाता चल रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू यहां से पूछ बैठता है। तो देखिए मेरे पास क्या है, चूने का पानी है, और उस चूने का पानी निकलता कैसे है या किस तरीके से निकलेगा, तो आप जैसे ही मार्केट में जो बुलने मतलब जो बुझा हुआ चूना होता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जब आप उसकी CO2 से वो क्रिया करता है, ठीक है, क्या करता है, CO2 से जब वो क्रिया करता है तो उस कंडीशन में हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और साथ ही साथ क्या मिलता है, जल निकलता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो एक प्रकार का सफेद अपक्षेप होता है जो दीवार पे हमारे क्या हो जाता है, जैसे ये सफेद है तो इसमें हमने ऐसे बुरुश मार दिया तो इसके ऊपर कुछ समय के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेगा। जो ऊष्मा के द्वारा उसमें से पानी होगा वो पानी अवशोषित हो जाएगा, वातावरण में विलीन हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत बच जाएगी जो कि सफेद कलर की होगी और वही हमारी व्हाइट वॉश कहलाती है। देखिए जब इसने बोला अगर हम कहें कि चूने के पानी का टेस्ट बताओ कैसे किया जाता है, तो देखिए जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, देखिए तो इसमें क्या लिखना है, जो उत्पादित चूने का पानी, उत्पादित चूने का पानी, चाहे तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दो, तो जो उत्पादित हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से, तो आप लिख सकते हो उत्पादित चूने नहीं, उत्पादित CO2 होगा, ठीक है, तो CO2 यानी उत्पादित CO2 यानी कि जो उत्पन्न होता है CO2, तो उत्पादित CO2 यदि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, पे प्रभावित कराते थे। यदि CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करा देते हैं, करा देते हैं तो पानी दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, ये हमारे चूने का पानी का टेस्ट है। अब इसका देखिए क्या क्रिया रहेगी, अगर मैं बात कर रहा था किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जैसे ये क्या है, एक बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना जो प्राप्त होता है वो CaO की क्रिया H2O से कराने से होता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया आपने जल से कराई होगी, तो यहां बना होगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ये बना हमारे पास, ठीक है। अब इसी, ये क्या है, बुझा हुआ चूना, ये है बिना बुझा चूना, आप नोट कर लेना, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना, और यही बुझा हुआ चूना ये जो है हमारा पानी है। कहने का मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बुझा हुआ चूना है और वो पानी के रूप में मिश्रण है, ठीक है। अब इसकी क्रिया जब इसको सफेदी करते हैं, हम दीवार पे लगा देते हैं, तो ये CO2 से क्रिया करता है और ये CO2 कहां से आती है, वायुमंडल से। तो ये वायुमंडल से जो CO2 आती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करता है तो क्रिया करने के दौरान जो बनाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत बनाता है और इसमें से जल क्या हो जाता है, जो सूर्य की धूप है या ऊष्मा के द्वारा अवशोषित हो जाता है, वायुमंडल में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक अवक्षेप के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि दीवार पर चमक उत्पन्न करता है। इसको हम सफेद अवक्षेप कहेंगे,
क्या बोलेंगे इसको? सफेद अवक्षेप। ठीक है, इसके लिए हम सफेद अवक्षेप कहेंगे। अगर इसी चीज को यानी कि CO2 की अगर अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करा दे तो ये क्या हो जाता है? जल में घुलनशील। यानी कि जैसे ही हमारा CaCO3 है, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन, देखो जल भी निकला हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट भी निकला हुआ है। अगर इसकी मैं अधिक मात्रा में CO2 से क्रिया करा देता हूं तो ये फिर से क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील हो जाएगा। जैसे ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसकी जल से क्रिया हो गई और साथ में इसमें CO2 अगर घोल दिया तो CO2 घोलने से क्या होगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पुनः किस में आ जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कैल्शियम यानी कि Ca ब्रैकेट में हाइड्रोजन और CO3 का मतलब कार्बोनेट का होल ट्वाइस और ये एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय, यानी कि जलीय रूप बन जाएगा किसका? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये बनेगा और ये याद रखना, ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। जल में घुलनशील है। कैसा है? ये जल में घुलनशील है। नाम क्या हुआ? कैल्शियम, H फॉर हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब मैंने एक आपको चीज और बताई थी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर याद रखना है कि यदि प्रबल अम्ल है और वो दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया करता है, यानी कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में ही हमने लिखाया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात कर लूं, ठीक है, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हर एक चीज को समझना है, पता नहीं बोर्ड में कहां से क्वेश्चन दे देगा। कोई मैं इंपोर्टेंट नहीं बता रहा, आप डिटेल में पढ़ाई करिए, खुद पे भरोसा रखिए, मार्क्स अच्छे आएंगे। जो कहते हैं कि ये इंपोर्टेंट कि वो इंपोर्टेंट, ये सब इंपोर्टेंट में नहीं रखना है, अपना माइंड सही होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्टेंट में लॉन्ग मिलेंगे लेकिन 20 नंबर के जो MCQ आते हैं ना, 20 नंबर के जो MCQ आते हैं उसमें कोई भी इंपोर्टेंट नहीं रहता, नो इंपोर्टेंट। ठीक है, नो इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, यहाँ पे 20 मार्क का जो आता है उसमें से कोई इंपोर्टेंट नहीं होता, उस पार्ट को बारीकी से हमें पकड़ में रखना है, बारीकी से उस चीज को पढ़ के चलना है, तब जाके ये 20 MCQ वाले जो 20 मार्क से OMR वेस्ट जो परीक्षा रहती है आपकी, OMR पे जो फिल करने होते हैं वो 20 मार्क के नंबर रटना या फिर इंपोर्टेंट से नहीं आने के, उनको डिटेल में पढ़ने से आने के हैं। ठीक है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन बोर्ड वाले या जो विभाग, शिक्षा विभाग है वो बनाता है ना, तो एकदम बीच से उठा के बनाता है, नया क्वेश्चन बन जाता है और वो दूसरे मॉडल पे छाप दिया जाता है ना। फिर कहता है ये इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट, तो मेरे बच्चे इंपोर्टेंट कुछ नहीं है इसके अंदर। MCQ में अपने स्तर से बीच से क्वेश्चन को उठा के MCQ बना देते हैं। तो मुझे उस लेवल की पढ़ाई करनी है कि कहीं से भी कोई भी MCQ आता है हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। चलिए, मैं बात कर रहा था उदासीनीकरण की। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने क्या लिखा था? हमने कहा था कि उदासीनीकरण जो भी अभिक्रिया होती है उसके अंदर अम्ल की क्रिया होती है और किसकी होती है? क्षारक की। ठीक है, अम्ल और क्षारक की क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं बेटा, और प्लस इसके साथ में क्या बनता है? जल। अब देखिए, यहाँ अम्ल और क्षारक मैंने बताया प्रबल क्षारक भी होते हैं और दुर्बल क्षारक भी होते हैं। मैंने ये भी कहा था कि अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल भी होते हैं और प्रबल अम्ल भी होते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मैं प्रबल अम्ल की क्रिया, ठीक है, प्रबल अम्ल की क्रिया यदि मैं दुर्बल क्षारक से करा दूं, ठीक है, प्रबल अम्ल की क्रिया किससे करा दूं? दुर्बल क्षारक से करा दूं, तो इस कंडीशन में क्या बनता है बताइए? इस कंडीशन में जो आपको मिलेगा वो लवण तो मिलेगा, यानी कि लवण तो मिलेगा लेकिन ये अम्लीय लवण होगा। ठीक है, कैसा होगा? अम्लीय। अब सोचोगे सर अम्लीय लवण बना, ठीक है, साथ साथ में जल तो बनेगा। अब ये अम्लीय ही क्यों बना, क्षारीय क्यों नहीं बना? मैं आपसे एक बात पूछूं, खुद ब खुद जवाब देना और खुद ये निष्कर्ष निकालना और सर कहना बिल्कुल सर राइट। अगर बात अच्छी लगे खुद ब खुद बताओगे इस चीज को। मैं अगर कहूं
प्रबल, प्रबल का मतलब ताकतवर, दुर्बल मतलब कमजोर। आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में मारा मारी, ठीक है, मतलब यानी कि कोई भी अगर ताकतवर है तो कमजोर को समझता ही नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं रहम की, दिल नाम की, कि वो रहम करे। तो प्रबल क्या करेगा, दुर्बल को मारेगा, यानी प्रबल दुर्बल पे हावी हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे जो लक्षण देखने को मिलेगा वो प्रबल की जगह पे क्या मिलेगा, प्रबल क्या रहेगा, अम्ल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल का मतलब हो गया कि ताकतवर अम्ल है और क्षारक है कमजोर। तो ताकतवर क्षारक पे क्या करेगा, शासन कर लेगा, यानी उसको अपने अधीन कर लेगा। तो दुर्बल का यहां लक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, अम्लीय लवण मिलेगा। चलो दूसरी चीज, अगर यहीं पर दुर्बल अम्ल हो, यानी कि यदि मैं दुर्बल अम्ल की क्रिया किससे करा दूं, क्षारकीय, जो क्षारीय लवण है, कहने मतलब प्रबल क्षारक से करा दूं। यहां पे अभी दुर्बल था, अब हम यहां करेंगे प्रबल क्षारक, मान लो, यानी कि दुर्बल अम्ल की क्रिया मैं प्रबल क्षारक से करा देता हूं। अब देखिए प्रबल कौन है, क्षारक, दुर्बल कौन है, अम्ल। तो प्रबल क्या करेगा, दुर्बल को दबा देगा और अपना उसका लक्षण दिखेगा, यानी प्रबल यहां पे लवण बनेगा, ठीक है, प्रबल लवण बनेगा और साथ ही साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। दूसरी चीज, चलो अम्ल की बात हुई, अब मैं यहां पे देखता हूं कि प्रबल अम्ल ले लिया जाए, प्रबल अम्ल ले लिया और प्रबल क्षारक ले लिया, प्रबल क्षारक ले लिया। अब ये बताओ दोनों बराबर की टक्कर है, दोनों बराबर की टक्कर है, यानी कि प्रबल अम्ल भी है प्रबल क्षारक भी है, ताकत में दोनों बराबर है, ना इधर खिंचेगा ना उधर खिंचेगा, और उनका जो चार्ज होगा, जो क्या हो जाएगा, बल कोई किसी पे नहीं लगा पाएगा, यानी कि दो ताकतवर व्यक्ति हैं और समान ताकत है। जब वो एक दूसरे को खींचेंगे तो ना वो उसको खींच पाएगा ना वो उसको खींच पाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल उनका जो बल होगा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा। इसके लिए हम कहेंगे कि वहां पे उदासीन लवण बनेगा। क्या बनेगा, उदासीन लवण। तो यहां पे उदासीन लवण बनेगा और साथ ही साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं दुर्बल अम्ल की बात करूं, और दुर्बल अम्ल के बाद में इधर मैं क्या ले रहा हूं, दुर्बल क्षारक, ठीक है, उधर दुर्बल अम्ल है इधर दुर्बल क्षारक है। तो देखो प्रबल और प्रबल, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक उदासीन लवण, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक उदासीन लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक प्रबल लवण, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण। तो यहां पर भी क्या बनेगा, उदासीन लवण प्राप्त होगा और साथ ही साथ यहां से क्या निकलेगा, जल निकलेगा, ठीक है। तो इतनी चीज हमारी क्लियर हुई आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, क्लास को अच्छा अगर महसूस किया हो, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में अधिक से अधिक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सिरे के साथ, और जिसके अंदर अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो देखना ना भूलें अगली वीडियो, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अगली वीडियो में हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आज हमने अम्ल से रिलेटेड बात की, तो अम्ल के ये सारे रासायनिक गुणधर्म थे, इसी तरीके से हम क्षार के भी रासायनिक गुणधर्म का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से हमारे जुड़ जाएं, और एक बेहतरीन तैयारी के साथ 2024 यानी 2024 की आने वाली आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अपनी बढ़िया से तैयारी करते रहें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।